नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास से एक नई यात्रा का प्रारंभ किया था। हम नगर पालिका अधिनियम के बारे में पढ़ रहे थे। ईओआरओ भर्ती परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अधिनियम नगर पालिका अधिनियम 2009, उसको हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। तो देख लो हम क्या पढ़ रहे थे। तो नगर पालिका अधिनियम, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखो इसमें कुल कितने अध्याय हमने बात की थी। ये जो नगर पालिका अध्याय अधिनियम है 2009 का, इसमें देखो ईओआरओ की जो भर्ती परीक्षा मार्च 2025 में कंडक्ट होने वाली है, उसमें इसमें से 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से 40 क्वेश्चन आपको नगर पालिका अधिनियम और कुछ जो शहरी क्षेत्रों में योजनाएं लागू है वो, और उसके साथ में जो 80 क्वेश्चन बचते हैं वो आपके जीके जीएस के हैं। जीके एंड जीएस के आएंगे। तो इस प्रकार से ये सिलेबस बांटा गया है, इस प्रकार से हमें पढ़ना जरूरी है। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें नगर पालिका अधिनियम पढ़ना है। नगर पालिका अधिनियम में क्या क्या घटनाएं हैं वो हमने कल देखी थी। ये जो नगर पालिका अधिनियम है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभ कब हुआ। प्रारंभ कब हुआ? तो ये कब प्रारंभ हुआ? 11 सितंबर 2009 को ये प्रारंभ होता है। राज्यपाल महोदय ने इसको हस्ताक्षर किए। उनके बाद में एक राजपत्र प्रकाशित किया गया 4K के नाम से, उसमें इसको प्रकाशित किया गया। फिर बात आती है उसके बाद में इसमें कुल कितने अध्याय हैं। कुल अध्याय कितने अध्यायों में इसको बांटा गया है। तो इसमें देखो कुल अध्याय बांटे गए हैं 17। क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि नगर पालिका अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं। तो कितने अध्याय? 17 अध्याय। कुल धाराएं कितनी है इसमें? कुल धाराएं कहें या प्रावधान कहें या कानून कहें कि कुल कानून कितने हैं। कुल इसके अंदर प्रावधान कितने हैं। तो कितने प्रावधान हैं, कितने धाराएं हैं? तो 344 धाराएं हैं। फिर बात करते हैं कि इसमें अनुसूचियां कितनी हैं। कुल अनुसूचियां कुल अनुसूची कितनी है? तो इसमें 6 अनुसूचियां हैं। फिर बात करते हैं कि क्या भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है क्या। तो है ना, भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख है। नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख है। भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख है। और हमें देखो कितने अध्याय इसमें? 17 अध्याय है। हमने अच्छी तरह से कल पढ़े थे। किस प्रकार से पढ़े? तो देखो हमने कहा था कि पहले में हमें क्या करना है? प्रारंभ करना है। पहले में प्रारंभ किया, दूसरे में नगर पालिका का गठन करना है, शासन देखना है, तीसरे में कार्य संचालन देखना है, चौथे में हमें संपत्ति चाहिए, पांचवें में हमें निधि चाहिए, छठे में हमें लेखा परीक्षा करना है, सात में हमें राजस्व इकट्ठा करना है, 8 में उधार के ठाठ देखने हैं। फिर हमने बात की 9 में क्या करना है। तो 9 में वाणिज्यिक परियोजनाएं चालू करनी है, 10 में आर्थिक विकास करना है, 11 में नगर का विकास करना है। नगर का विकास हो गया, चौकीदार हमारे पास आ गए, तो हमारे पास पावर आ गई। मतलब अध्याय 12 में किसके बारे में चर्चा है? तो शक्ति के बारे में। नगर पालिका शक्ति के बारे में चर्चा है। फिर देखो शक्ति आ गई तो हम पर क्या हो गए, हम कुछ उल्टा सीधा कर देंगे तो केस हो जाएगा, मतलब अभियोजन हो जाएगा। तो अध्याय 13 में किसके बारे में चर्चा है? तो अभियोजन के बारे में प्रावधान है। अभियोजन हो गया तो हम पर क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण करना पड़ेगा। तो अध्याय 14 में किसके बारे में है? नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। नियंत्रण करेगा कौन? तो कर्मचारी चाहिए। तो अध्याय 15 में कर्मचारी के बारे में चर्चा है। कर्मचारी काम कैसे करेंगे, उनके लिए क्या नियम बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं अध्याय 16 में। 16 में क्या बनाए गए हैं? नियम, विनियम और उपनियम के बारे में चर्चा है। फिर बात करें कि कुछ जो बच गया पीछे उनके बारे में क्या कोई प्रावधान रह गया कि नहीं रह गया। तो रह गया ना। तो अध्याय 17 में प्रकीर्णन नाम से एक टाइटल देकर के एक नया अध्याय जोड़ दिया गया, अध्याय 17, जिसे हम कह सकते हैं मिसलिनियस। तो इस प्रकार से हम कुल 344 धाराओं को इनमें बांटते हैं। अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। याद करोगे, पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जात ते पत्थर पर बने निशान। तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ ही पूरे अधिनियम की जो बुक है उसको एक दिन में पढ़ लो कि ठीक है मैंने तो अधिनियम पढ़ लिया। उसको एक दिन में एक बार पढ़ दिया आपने, एक महीने में आपको मैंने तो 30 बार पढ़ लिया, याद नहीं होगा।
याद नहीं होगा ऐसे, क्यों उतना सारा डाटा एक साथ कलेक्ट नहीं किया जा सकता, थोड़ा थोड़ा। कहते हैं ना कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें थोड़े थोड़े डाटा कलेक्ट करने हैं और पूरा अधिनियम हमें याद करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ेंगे निरंतर, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं एक दिन में पूरी किताब पढ़ ली, अगले दिन फिर पढ़ ली, 1 महीने लगोता तो याद नहीं होगा, डाटा कलेक्ट नहीं होगा आपसे। आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उसको याद करते चलो, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो। तो रिवाइज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, रट के चलोगे, समझ के चलोगे, तो आपके ये पूरा का पूरा अधिनियम याद हो जाएगा। ऐसा कोई हुआ भी नहीं कि याद नहीं होगा, और इतना आसान भी नहीं है कि जल्दी याद हो जाएगा। आराम से धीरे धीरे याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। तो 17 अध्याय हमने बात की। वो पिछली क्लास यदि आपने देखी है तो आज की क्लास देखने का आपको अच्छा फायदा होगा। देखो पिछली क्लास आपको देखनी ही पड़ेगी, हमने उसमें क्या क्या चर्चाएं की। हमने अध्यायों के बारे में चर्चा की। आज हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो है अध्याय दूसरा, क्योंकि पहला अध्याय हमने पिछली क्लास में देख लिया। आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 2। अध्याय 2 में धाराएं हैं 3 से लेकर के 50 तक हमें पढ़नी है। तो वो धाराएं पढ़नी है, उसका नाम क्या है वो भी हम बात करेंगे। लेकिन पिछली क्लास यदि आपने देखी होगी तो आपके लिए आसानी रहेगी और धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाएंगे। पिछली क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो ये तो हमने तो इसकी बेसिक जानकारी देखी, ये तो याद होनी चाहिए। कम से कम यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का छप जाएगा। पहली बात तो छप जाएगा इसके नाम से कि जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसका पूरा नाम क्या है। तो उसका पूरा नाम यही है, नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू हुआ 11 सितंबर 2009 को। जो पूछा जा सकता है कि कौन से राजपत्र में, तो राजपत्र संख्या 4 का, राजपत्र संख्या कौन सी है 4 का, उसमें इसको प्रकाशित किया गया। कुल अध्याय कितने, 17 अध्याय, धाराएं कितने, 344 धाराएं हैं। अनुसूची कितनी है, तो 6। भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये तो हो गई बातें यहाँ से। अब देखो हम देखेंगे आगे। आज जो अध्याय हम देखने जा रहे हैं अध्याय नंबर 2। मैं आशा कर सकता हूं कि आपको नाम पता होगा कि अध्याय 2 का नाम क्या है, टाइटल क्या है। हम देखेंगे आज अध्याय नंबर 2। अध्याय 2 किसका, अध्याय 2 तो नगर पालिका अधिनियम 2009 का, नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 2। इस अध्याय 2 में हमें धाराएं कितनी पढ़नी है, तो धारा 3 से धारा 50 तक, धारा 50 तक हमें धाराएं पढ़नी है। कुल मिलाकर के हमें 48, कुल मिलाकर के हमें कितनी धाराएं पढ़नी है, तो 48 धाराएं हमें यहाँ से पढ़नी है। बार बार याद करोगे, रटोगे तो ही समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला है। तो देखो हमने पिछली क्लास में तो बातें की थी अध्यायों के बारे में। आज पहली क्लास से हम इसमें आगे बात करें अध्याय 2 के बारे में। तो अध्याय 2 में हमने पहली धारा कौन सी देखनी है, धारा 3। जो पीछे हमने पढ़ा उसको रिवाइज करते हुए चलना। हमने देखा था अध्याय 1 के बारे में। अध्याय 1 का नाम था प्रारंभिक, प्रारंभ करना था। इसमें कुल 2 धाराएं थी, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में क्या था कि धारा 1 में था इस जो ये नगर पालिका हम पढ़ने हैं उसका प्रारंभ कब होगा, उसका प्रसार कहां पे है और उसका संक्षिप्त नाम क्या। तो इसका नाम क्या, टाइटल क्या था, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ, ये इसका टाइटल था। धारा 2 में क्या थी, कुछ परिभाषाएं दी गई थी। उसकी जो परिभाषाओं की जो कुछ नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ये देख सकते हैं। जो धारा 2 में जो परिभाषाएं दी गई है उनकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। अब देखो आगे धारा 3 में हम देखेंगे। धारा 3 पहले देखो हमने धारा अध्याय 2 और अध्याय 2 का टाइटल के बारे में बात करें तो हमने देखा था नगर पालिका का गठन एवं शासन, नगर पालिका का गठन एवं शासन। ये धारा 2 का क्या है, टाइटल रहने वाला है। याद तो करना पड़ेगा, इसको आपको पता होना चाहिए कि धारा 2 का टाइटल क्या है, धारा 7 का टाइटल क्या है। धारा 7 में किसके बारे में चर्चा है, राजस्व के बारे में। धारा 12 में किसके बारे में चर्चा है, नगर पालिका की शक्ति के बारे में। अध्याय 5 में किसके बारे में चर्चा है, तो आपको पता होना चाहिए अध्याय 5 में नगर पालिका निधि के बारे में चर्चा है। तो इस प्रकार से आपको इनको याद रखना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे धारा 3 के बारे में।
अध्याय 2 की पहली धारा है, अधिनियम की तीसरी धारा है। कौन सी धारा है? धारा 3। धारा 3 में क्या लिखा गया है? नगर पालिका का परिसीमन। देखो ओरिजिनल एक्ट की भाषा यही है, क्या लिखा गया है? नगर पालिका का परिसीमन। परिसीमन, नगर पालिका का परिसीमन। देखो ओरिजिनल एक्ट की भाषा ये लिखी गई है, परिसीमन ही लिखा गया, लेकिन अपने इसको गठन के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हो सकता है? गठन। इसका मतलब है गठन, मतलब नगर पालिका का गठन कैसे होगा, क्योंकि अध्याय 2 का मतलब ही क्या है? नगर पालिका का गठन एवं शासन, जिसमें हमने पहली इसमें देखेंगे नगर पालिका का गठन कैसे होता है, कौन कर सकता है, किसके पास इसकी शक्तियां हैं, वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 2 का टाइटल है नगर पालिका का गठन एवं शासन। उसमें धारा 3 से लेकर के 50 है। धारा 3 का जो टाइटल है वो रहने वाला है नगर पालिका का परिसीमन या नगर पालिका परिसीमन। परिसीमन का मतलब होता है गठन कैसे होता है, गठन का, परिसीमन को क्या कह सकते हैं? गठन कह सकते हैं। अब बातें करते हैं इसमें क्या कहानी बनती है, क्या इसकी स्टोरी है। देखो ओरिजिनल एक्ट आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, उसकी जो लैंग्वेज बहुत टफ है, लेकिन आपके लिए इसको सरल भाषा में लाया गया है, तो जरूर क्लास को देखिएगा। नगर पालिका का परिसीमन। परिसीमन का मतलब वो गठन करना। अब गठन कई तरीकों से हो सकता है। पहली बात तो गठन करेगा कौन, यानी कि परिसीमन करेगा कौन? ये जो परिसीमन की शक्ति है राज्य सरकार के पास है, राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। कैसे करेगी? देखो ये किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। जैसे ये कोई क्षेत्र था, ए नाम का कोई क्षेत्र था, इसको क्या कर सकती है? ये नगर पालिका घोषित कर सकती है। क्या सकती है? अब ये कोई ए यानी ये पहले ग्राम पंचायत था, जैसे क्या था? ग्राम पंचायत था। अब ग्राम पंचायत से इसको क्या बना दिया? नगर पालिका बना दिया। यानी कि ये क्या कर सकती है? किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। कौन? राज्य सरकार। फिर क्या कर सकती है जी? किसी क्षेत्र का अपवर्जन कर सकती है। अपवर्जन का मतलब नगर पालिका को हटा दिया जाए, यानी कि वहां से नगर पालिका हटा दी जाए तो क्या कह वो उसका क्या कहलाएगा? अपवर्जन कहलाएगा। यानी कि किसी क्षेत्र को तो घोषित कर देना नगर पालिका, वो भी राज्य सरकार करेगी, और उसका अपवर्जन करना यानी कि उसको नगर पालिका हटा देना भी कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। इसके बारे में प्रावधान किसमें है? धारा 3 के अंदर है। तो नगर पालिका का यानी कि गठन कर देना, किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर देना। नगर पालिका का अपवर्जन करना भी किसके अंडर में है? तो राज्य सरकार के हाथ में इसकी पावर है। फिर क्या होता है? अब ये क्या कर सकती है? किसी क्षेत्र को नगर पालिका में मिला सकती है। किसी जो दूसरा क्षेत्र है उसको क्या नगर पालिका में मिला सकती है, यानी कि क्या कर सकती है? ये उसकी सीमा में भी परिसीमन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। जैसे ये कोई नगर पालिका थी, अब इसकी सीमा में या तो इसको सीमा में कमी कर सकती है या वृद्धि कर सकती है, तो इसकी सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है। कौन? तो नगर पालिका। ये है नगर पालिका परिसीमन के बारे में। प्रावधान तो यही है ना। देखो क्या कर सकती है? शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। क्या कर सकती है? नगर पालिका घोषित कर सकती है किसी क्षेत्र को, नगर पालिका का अपवर्जन कर सकती है, उसे वापस ग्राम पंचायत बना सकती है, नगर पालिका हटा सकती है वहां से। फिर क्या होगा? और क्या इसकी सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है, और इसकी जो सीमा में परिवर्तन करना है उसकी पावर जो है वो करेगा कौन? हस्ताक्षर कौन करेगा? तो जिला का जिला कलेक्टर करेगा। जिला कलेक्टर, उस संबंधित जिले का जो जिला कलेक्टर है वो ही इस नगर पालिका की सीमा में परिवर्तन करेगा। ये पावर किसके पास है? तो जिला कलेक्टर के पास पावर है नगर पालिका की सीमा में परिवर्तन करना। राज्य सरकार कहेगी, अपने आप तो करेंगे नहीं। राज्य सरकार ने कहा जिला कलेक्टर को कि आप इसकी सीमा में परिवर्तन कर दो, तो इन्होंने क्या कर दिया? सीमा में परिवर्तन कर दिया। ये हुई बातें यहां से। फिर क्या होगा? अब चलो परिसीमन तो कर दिया। अब परिसीमन के बाद जैसे इसमें तो कौन कौन थे? ग्राम पंचायत, तो मतलब यहाँ पे कौन था? सरपंच था, उप सरपंच था, वार्डों के क्या थे? वार्ड पंच थे। अब इसको नगर पालिका बना दिया, तो नगर पालिका में ये पद तो रहने वाले नहीं है, ये पद तो नहीं रहेंगे। और यदि इसकी सीमा में परिवर्तन कर दिया तो जो नए सदस्य, जो अतिरिक्त में ज्यादा जो सदस्य थे, देखो ये तो कम है, इतनों से तो पार पड़ेगी नहीं नगर पालिका में। कुछ और सदस्य हैं तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा जी? उनके लिए चुनाव कराना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। यदि नगर पालिका को क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, सीमा बढ़ा दी जाती है, तो क्या होगा? उसके जो अतिरिक्त सदस्य हैं उनका चुनाव कराना पड़ेगा। और वो चुनाव कितने महीने में होगा? चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर कराना पड़ेगा जी।
चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर कराना पड़ेगा। इसके लिए देखो चुनाव के लिए सीमा का समय सीमा निर्धारित की गई है, कितना 6 माह है। अब बात हुई आगे कि अपवर्जन कर दिया, मतलब नगर पालिका थी उसका अपवर्जन कर दिया, नगर पालिका हटा दी वहां से। अब क्या होगा जी, उसमें जो सदस्य काम कर रहे थे, उसमें जो अध्यक्ष था या नगर पालिका का जो अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष थे और जो उसके सदस्य थे, उनका अब क्या होगा, तो उनको हटा सकती है, उनको हटाया जाएगा, जो सदस्य है उनको हटाया जाएगा। लेकिन इनके हटाने के लिए जो समय सीमा है, समय सीमा उसका निर्धारण नहीं किया गया, समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। किनके लिए, तो जो अतिरिक्त जो सदस्य थे, जो इस नगर पालिका क्षेत्र का अपवर्जन हो गया और उस क्षेत्र में जो सदस्य थे उनको हटाने के लिए जो प्रावधान है वो इस नगर पालिका अधिनियम में नहीं उसका उल्लेख किया गया, लेकिन हटा तो दिए जाएंगे क्योंकि उनको हटाना तो पड़ेगा। अब वो नगर पालिका ही नहीं रही तो उसका अध्यक्ष बनेगा कहाँ का, ये बातें यहां से होगी। अब बात करते हैं कि देखो यदि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये तो ए नगर पालिका है और ये बी नगर पालिका, अब इस ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में मिला दिया जाए, इसमें बी नगर पालिका में मिला दिया जाए तो क्या होगा, तो जो इस ए नगर पालिका के जो सदस्य हैं, चाहे उसका अध्यक्ष है, चाहे वो इसका उपाध्यक्ष है, चाहे इसके सदस्य हैं, वो सारे के सारे बी नगर पालिका में क्या रह जाएंगे, सदस्य रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, सदस्य रहेंगे। इसका अध्यक्ष भी यहाँ पे सदस्य कहलाएगा बी नगर पालिका में। ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में मिला दिया तो ए नगर पालिका के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य हैं वो बी नगर पालिका में अब क्या कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बातें? देखो यदि आप ओरिजिनल एक्ट पढ़ोगे तो शायद बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो क्या हुआ, ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में मिला दिया, मिलाने के बाद क्या हुआ, इसके जो सदस्य थे जो वो सारे के सारे बी नगर पालिका में अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे। तो ये है यहाँ की कुछ बातें, ठीक। और इसके बाद में जब हमें अब तो ये देखो इनको सभी को क्या कर दिया, मिला दिया, और ये जो सदस्य ए के थे वो किसमें, बी में क्या बन गए, तो सदस्य बन गए। ये तो हुई किसी नगर पालिका को नगर पालिका में मिला दिया गया। अब किसी गांव को यदि नगर पालिका में मिला दिया जाए, किसी गांव को यदि नगर पालिका में मिला दिया जाए तो क्या कहानी बनने वाली है वो भी देख लेते हैं, फिर इनको एक साथ में लिख लेंगे। समझ में आ रहा होगा ना, क्या हमने क्या कहा था कि नगर पालिका का परिसीमन करना मतलब गठन करना है, बनानी है नगर पालिका। तो ये शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास। नई नगर पालिका बनाने की शक्ति किसके पास है, तो राज्य सरकार के पास है। क्या कर सकती है, किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। कोई तो क्राइटेरिया होता होगा, देखो इसके लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित करती है राज्य सरकार करती है और उसके बाद में वो उसको नगर पालिका घोषित करती है। जैसे किसी एक क्षेत्र को नगर पालिका बना दिया गया, पहले एक क्षेत्र क्या था, ग्राम पंचायत था। अभी हाल ही का उदाहरण है हमारे राजस्थान के अंदर जो गढ़साना पंचायत समिति है, गढ़साना पंचायत समिति, गढ़साना पंचायत समिति को अब नगर पालिका बना दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया, नगर पालिका घोषित कर दिया गया। और इस गढ़साना पंचायत समिति में जो प्रॉपर जो गढ़साना में जो गांव लगता है जिसे हम कहते हैं 24 एस, तो अब इसको क्या कर दिया गया, नगर पालिका घोषित कर दिया। तो इस गांव का जो सरपंच था, जिसे उप सरपंच था, अब वो तो ये तो जो यहाँ की जो ग्राम पंचायत है वो तो काम करना बंद कर देगी। ये जो गढ़साना ग्राम पंचायत थी 24 एस, अब ये काम करना बंद कर देगी। काम करना बंद करेगी तो क्या होगा, ये जो सरपंच है इनको हटा थोड़ी ना दिया जाएगा, या तो इनको हटाने के बाद इस नगर पालिका के लिए नए चुनाव करने पड़ेंगे। तो देखो नई नगर पालिका बनी है तो हाल ही में चुनाव कराना थोड़ा आसान नहीं रहेगा, तो इसलिए क्या कर दिया जाएगा, ये जो सदस्य हैं इन्हीं को नगर पालिका में पद दे दिए जाएंगे, इन्हीं को यहाँ पे सदस्य बना लिए जाएंगे। किसी को अध्यक्ष, किसी को उपाध्यक्ष, तो किसी को सदस्य बना लिया जाएगा। अब वो वहां से कहानी हम देखेंगे। तो ए नगर पालिका को यदि एक क्षेत्र को नगर पालिका बना दिया गया तो ये किसके पास पावर है, राज्य सरकार के पास। नगर पालिका का अपवर्जन करने यानी कि नगर पालिका को हटा देना भी किसके लिए, किसके पास में पावर है, तो राज्य सरकार के पास। एक क्षेत्र को नगर पालिका बना दिया, नगर पालिका के लिए चुनाव कराने पड़े, अतिरिक्त सदस्य यदि चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। फिर बात आती है यदि अपवर्जन कर दिया गया तो वहां के सदस्यों को हटा दिया जाएगा, और हटाने के लिए जो समय सीमा है उसका उल्लेख नहीं किया गया। यह तो हुई बात नगर पालिका की। फिर देखो क्या हुआ आगे, ए नगर पालिका और बी नगर पालिका दोनों अलग अलग थी,
दोनों अलग अलग थी पहले। अब क्या किया, इस ए को इस बी नगर पालिका के साथ मिला दिया गया, साथ में मिला दिया गया। मिलाने के बाद अब ये ए नगर पालिका तो समाप्त हो जाएंगी और बी नगर पालिका का कार्य सुचारू रहेगा। तो ए नगर पालिका के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सदस्य थे वो अब बी नगर पालिका में क्या बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। ये भी प्रावधान धारा 3 के अंदर है, नगर पालिका का परिसीमन में है। फिर बात करते हैं, किसी गांव को नगर पालिका बना दिया जाए तो क्या कहानी बनेगी, वो देखते हैं। ये तो हमने देखा, किसी क्षेत्र को मिला दिया जाए, अंदर किसी गांव को नगर पालिका में मिला दिया जाए। अब देखते हैं, किसी गांव को नगर पालिका ही घोषित कर दिया जाए। अब देखो, किसी गांव को, जैसे ये कोई गांव था, जैसे ए गांव था, ये क्या था, पहले गांव था। अब इस पूरे के पूरे गांव को ही क्या बना दिया गया, नगर पालिका बना दिया गया। इसको कहा गया अब आप ग्राम पंचायत आपकी कार्य करना बंद कर दे, अब यहाँ पे क्या चलेगी, नगर पालिका चलेगी। तो क्या प्रावधान होगा, तो पहले तो प्रावधान यही रहेगा कि जो यहाँ की जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत वो अपना कार्य करना बंद कर देगी। फिर क्या होगा, यहाँ का जो सरपंच है, यहाँ का जो सरपंच है वो नगर पालिका में क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। यहाँ का जो उप सरपंच है, उप सरपंच नगर पालिका में क्या बन जाएगा, उपाध्यक्ष बन जाएगा, या हम इसे कह सकते हैं प्रधान। अध्यक्ष को प्रधान कहेंगे, उपाध्यक्ष को उप प्रधान कहेंगे, उप प्रधान कहेंगे। और इसके जो वार्ड पंच थे, वार्ड पंच, और वार्ड पंच अब यहाँ पे क्या कहलाएंगे, वार्ड सदस्य कहलाएंगे, यानी कि सदस्य बन जाएंगे, नगर पालिका के सदस्य कहलाएंगे। यदि किसी गांव को नगर पालिका घोषित कर दिया जाए तो वहां की ग्राम पंचायत कार्य करना बंद कर देगी। सरपंच उस नगर पालिका का क्या बन जाएगा, प्रधान या अध्यक्ष बन जाएगा। उप सरपंच वहां का उप प्रधान या उपाध्यक्ष बन जाएगा। वार्ड पंच वहां का क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। आशा करता हूं समझ में आई होगी कहानी। अच्छी तरह से देखनी पड़ेगी, समझना तो पड़ेगा। ओरिजिनल एक्ट में तो भाषा समझ में नहीं आएगी। यहाँ के प्रावधान हमने आपके लिए जो आसान तरीके से देखे हैं, शायद आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये है कहानी नगर पालिका के परिसीमन के बारे में। किस प्रकार से परिसीमन होता है वो सारा हमने देख लिया। अब इनको लिख लेते हैं नोट्स के माध्यम से, ताकि आपको बाद में पढ़ना आसान हो जाए। तो अब नगर पालिका में परिसीमन के बारे में देखते हैं। अब लिखते हुए चलना साथ साथ में। क्या होगा, इस परिसीमन की शक्ति किसके पास है, परिसीमन की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार के पास। अब देखो, राज्य सरकार क्या कर सकती है, किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। और क्या कर सकती है, नगर पालिका के को अपवर्जन कर सकती है। नगर पालिका का अपवर्जन कर सकती है। कौन, तो राज्य सरकार। अब इसी के साथ में एक नोट डाल लेना और लिख लेना, नगर पालिका के सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति, नगर पालिका की सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति, परिवर्तन यानी कि उसमें कमी या वृद्धि, सीमा में कमी या वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, की शक्ति जिला कलेक्टर के पास है, जिला कलेक्टर के पास है। ये भी बात ध्यान में रख लेना कि परिसीमन करने की शक्ति तो किसकी है, राज्य सरकार की। मतलब वो किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है, नगर पालिका का अपवर्जन कर सकती है, और नगर पालिका के सीमा में यदि परिवर्तन करना है, कमी करनी है या वृद्धि करनी है सीमा में, तो वो कौन करेगी, तो जिला कलेक्टर साहब करेंगे। यह तो समझ में आ गई होगी बात। तो इस प्रकार से नगर पालिका का परिसीमन होता है। और ये राज्य सरकार करेगी कैसे, राजपत्र में प्रकाशित करके, राजपत्र में प्रकाशित करके। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको पता ही, वो कोई नया जो अध्यादेश जारी होता है या कोई नया अधिनियम बनता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, गजट में प्रकाशित करना पड़ता है। तो ये हुई बात परिसीमन की। अब परिसीमन हो गया, उसके बाद में क्या घटनाएं होंगी, तो वो देखो।
ये आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं परिसीमन के बाद की स्थिति। अब परिसीमन कर दिया या किसी क्षेत्र को घटा दिया, बढ़ा दिया, या उसमें कुछ गांव को जोड़ दिया गया। अब क्या कहानी यहां से बढ़ने वाली है? तो परिसीमन के बाद की स्थिति, परिसीमन के बाद की स्थिति हेडिंग डाल लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। अब उसमें पॉइंट लगा के लिखते रहना आगे आगे। क्या होगी? नगर पालिका का परिसीमन कर दिया तो जो अतिरिक्त सदस्य चाहिए उनका जो चुनाव है 6 माह में कराना पड़ेगा। अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव 6 माह में करवाना पड़ेगा। करवाना अनिवार्य है या करवाना पड़ेगा? करवाना अनिवार्य है। फिर बात करते हैं कि जो अपवर्जन कर दिया, अपवर्जित क्षेत्रों को के जो सदस्य हैं उनको हटाया जाएगा। अपवर्जित क्षेत्र के सदस्यों को हटाया जाएगा, हटाया जाएगा। ब्रैकेट में लिख लेना। इसके लिए समय सीमा का उल्लेख नहीं है, समय सीमा का उल्लेख नहीं है। फिर देखो क्या होगा। अब आती है बात, यदि किसी ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में मिला दिया जाए तो क्या कहानी बनने वाली है? तो ए नगर पालिका में, यदि ए नगर पालिका में के क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया तो अतिरिक्त सदस्य चाहिए। और क्या हुआ देखो, देखो यदि ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है तो ए नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य बी नगर पालिका में अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे, अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे। यदि ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में मिला दिया जाता है तो ए नगर पालिका के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य हैं वो बी नगर पालिका में अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे या सदस्य कहलाएंगे। ये आप ध्यान में रख लेना। फिर बात करते हैं, यदि क्या हो कि ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में मिला दिया तो जो ए नगर पालिका का कार्यकाल कितना रहेगा? तो ये भी बात तो सोचने वाली है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी देखेंगे। ये आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं कि यदि ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में मिला दिया जाए तो जो ए नगर पालिका है उसका कार्यकाल बी नगर पालिका के समान ही रहेगा। कैसे रहेगा देखिए, हम उसको समझिए। ये ए नगर पालिका थी और इसको बी नगर पालिका में मिला दिया। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष होता है। तो ये जो ए नगर पालिका थी इसको किसमें मिलाया? बी नगर पालिका में। माना कि इस ए नगर पालिका ने पहले 4 वर्ष पूरे कर लिए। इस नगर पालिका का जो कार्यकाल रहता है 5 वर्ष, उसमें से 4 वर्ष इसने पूरे कर लिए और इस बी नगर पालिका ने अभी 2 वर्ष ही पूरे किए हैं। यानी कि 2 वर्ष पहले यहाँ का चुनाव हुआ है, अध्यक्ष 2 वर्ष पहले ही बना है। तो अब क्या होगा? क्या ये 1 वर्ष बाद नगर पालिका का विघटन हो जाएगा? तो जी नहीं होगा। अब जो ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में मिलाया है तो ये जो 4 वर्ष का कार्यकाल जो इसने पूरा कर लिया वो अलग बात है, लेकिन अब वर्तमान में इसका कार्यकाल इसी के साथ में ही माना जाएगा। मतलब इसका कार्यकाल अभी 3 वर्ष और पड़ा है। क्यों पड़ा? क्योंकि इसको बी नगर पालिका में मिला दिया। क्योंकि नगर पालिका कार्य तो बी कर रही है ना, ए थोड़ी कर रही है। यही बात है कि ये जो ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में मिला दिया जाता है तो इस पहली वाली नगर पालिका का जो कार्यकाल है वो बी नगर पालिका दूसरी जो जिसमें मिला दिया जाता है उस नगर पालिका के समान ही रहता है। आशा करता हूं समझ में आ गई होगी बातें। तो लिख लेते हैं इनको। यदि ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में मिला दिया जाता है या मिलाया जाता है तो
ए नगर पालिका का कार्यकाल बी नगर पालिका के समान रहेगा, समान रहेगा। यदि ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में मिला दिया जाता है तो ए नगर पालिका का कार्यकाल बी नगर पालिका के समान रहेगा। ये तो आपको, ये भी अब समझ में आपको आ गया होगा। अब क्या होता है कि किसी गांव को यदि नगर पालिका में मिला दिया जाए, किसी गांव को नगर पालिका में मिला दिया जाए या उस गांव को ही नगर पालिका बना दिया जाए तो क्या स्थिति रहने वाली है वो देखो। अब देखते हैं आगे, यदि किसी गांव को नगर पालिका बना दिया जाए तो पहले देखेंगे किसी गांव को नगर पालिका में मिला दिया जाता है तो क्या क्या नहीं बनेगी। देखो, यदि किसी गांव को नगर पालिका में मिला दिया जाता है, मिलाया जाता है, तो पहली स्थिति तो ये बनने वाली है कि उस वह गांव अब क्या नहीं रहेगा, गांव नहीं रहेगा, कि वह गांव नहीं रहेगा। अब क्या बन जाएगा, नगर पालिका कहलाएगा। फिर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कार्य करना बंद कर देगी, कार्य करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि गांव ही नहीं रहे तो ग्राम पंचायत किसी कहाँ की रहेगी। फिर बात आती है कि इसको मिला दिया गया, अब जो इसके सदस्य थे उनका क्या बनेगा, यानी कि इसके जो सरपंच, उस गांव के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, वार्ड पंच अब नगर पालिका में सदस्य कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब उस गांव को नगर पालिका में मिलाया जाता है, न कि उस गांव को ही नगर पालिका घोषित किया जाता है। यदि नगर पालिका में मिलाया जाता है गांव को, तो गांव नहीं रहेगा, ग्राम पंचायत कार्य करना बंद कर देगी। उसके जो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच है वो इस नगर पालिका में क्या कहलाएंगे, तो सदस्य कहलाएंगे। ये याद रख लेना अच्छी तरह से, ये याद रखना, वो क्या कहलाएंगे, वो सदस्य कहलाएंगे। फिर क्या होता है, यदि किसी गांव को ही नगर पालिका बना दिया जाए तो क्या स्थिति रहने वाली है, तो देखो ये लिख लिया होगा आपने। अब देखते हैं आगे, अब देखेंगे किसी गांव को ही नगर पालिका बना दिया जाता है तो क्या स्थिति रहेगी। यदि किसी गांव को नगर पालिका घोषित कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, तो वही पहली तो वही स्थिति रहेगी कि गांव नहीं रहेगा, ग्राम पंचायत कार्य करना बंद कर देगी। इसके अलावा क्या कहानी बनेगी, तो उस गांव के सरपंच, उस गांव के सरपंच नगर पालिका में प्रधान कहलाएंगे। उस गांव के उप सरपंच नगर पालिका में उप प्रधान कहलाएंगे, उप प्रधान कहलाएंगे। उस गांव के जो वार्ड पंच हैं, प्रत्येक वार्ड के एक वार्ड पंच होता है, वो नगर पालिका में वार्ड सदस्य कहलाएगा, यानी कि क्या कहलाएगा, सदस्य कहलाएगा। यदि किसी गांव को नगर पालिका में मिला दिया जाता है तो उसके जो सरपंच, उप सरपंच और जो वार्ड पंच है वो नगर पालिका में सदस्य कहलाएंगे। यदि गांव को ही नगर पालिका घोषित कर दिया जाता है तो सरपंच नगर पालिका में प्रधान कहलाएगा, क्योंकि वो गांव अब क्या बन गया, नगर पालिका बन गई। उप सरपंच वहां का उप प्रधान कहलाएगा और वार्ड पंच वहां का उस नगर पालिका का क्या कहलाएगा, सदस्य कहलाएगा। ये यहाँ से कहानियां बढ़ने वाली हैं। ये है धारा 3 के बारे में, अध्याय 2 की धारा 3 नगर पालिका का परिसीमन। हमने बात की परिसीमन की शक्ति है राज्य सरकार के पास। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि नगर पालिका के परिसीमन करने की शक्ति किसके पास है, तो राज्य सरकार के पास। और यदि पूछ लिया जाए नगर पालिका के सीमा में कमी या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो जिला कलेक्टर के पास। जिला कलेक्टर यदि ऑप्शन में न हो तो राज्य सरकार के पास रहेगी। ये आप समझ लेना।
तो ये हमने बात की किसके बारे में, अध्याय 2 के बारे में। धारा 3 से धारा 50 अध्याय 2 में है। नगर पालिका का गठन है, उसका शासन इसका टाइटल है। इसमें हमने जो पहली धारा देखी धारा 3, जिसमें लिखा है नगर पालिका का परिसीमन, उसकी जो डिटेल थी हमने अच्छी तरह से देख ली है। मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अगली धारा के बारे में, पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा गया है। अब देखेंगे धारा 4 के बारे में। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि जो हमने पढ़ लिया वो हमें याद हो जाए। मैं आशा करता हूं कि ये जो धाराएं हैं आपको क्लास में याद हो गई होगी। एक बार यदि और रिवाइज करोगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएंगी, और बार बार रिवाइज करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने वाला। मैं गारंटी देता हूं कि इसमें आप हमारी क्लास से 35+ क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। आएंगे बाहर जाएंगे क्वेश्चन कहां से। अब यदि कोई बाहर से पूछ लिया तो वो तो हमारी क्या किसी भी क्लास से नहीं आएगा। अब देखते हैं आगे, देखो धारा 4। धारा 4 में लिखा गया है कि कुछ उपबंधों से नगरपालिका क्षेत्रों को छूट दी जा सकती है। कुछ उपबंधों से नगरपालिका क्षेत्र को छूट दी जा सकती है। छूट दी जा सकती है, यानी कि जो ऐसे कुछ उपबंध जो उस नगरपालिका के लिए सुसंगत नहीं है, उनको क्या कर दिया जाएगा, उनसे नगरपालिका को छूट दे दी जाएगी। छूट दे दी जाएगी। जैसे कोई ऐसा काम जो किसी ग्राम पंचायत के लिए तो सही है लेकिन नगर पालिका के लिए सही नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सही है लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए सही नहीं है, वो जो नगर पालिका में उन्हें क्या दे दी जाएगी, छूट दे दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि सरपंच का चुनाव नगर पालिका में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो नगर पालिका, वहां पे किसका चुनाव होने वाला है, अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। आप कुछ इससे समझ गए होंगे कि वे जो उपबंध जो नगर पालिका के लिए सुसंगत नहीं है, उनको नगर पालिका, उनसे नगर पालिका क्षेत्रों को छूट दी जा सकती है। तो इसमें आप इतना ही लिख सकते हो क्या कि वे उपबंध जो नगर पालिका क्षेत्रों के लिए सुसंगत नहीं है, उनसे नगर पालिका को या उनसे नगर पालिका क्षेत्र को छूट दी जा सकती है। देखो इसके लिए जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें एक खासा बड़ी लिस्ट दे रखी है कौन कौन से ऐसे कार्य है, लेकिन हमें ज्यादा उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा। क्यों 40 तो क्वेश्चन पूछने हैं, यदि इनमें से क्वेश्चन पूछेंगे तो आगे जो डिटेल है वहां से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनसे इतना ही पूछा जाएगा कि जो कार्य नगर पालिका क्षेत्रों के लिए सुसंगत नहीं है उनसे नगर पालिका क्षेत्रों को छूट दी जा सकती है। यही बात आपको इसमें याद रखनी है। धारा 4 में क्या याद रखना है कि इसका टाइटल तो कम से कम आपको याद ही रखना है। टाइटल तो याद रखना ही रखना है कि कुछ उपबंधों से नगरपालिका क्षेत्रों को छूट दी जा सकती है। ऐसे उपबंध जो उस नगरपालिका क्षेत्र के लिए सुसंगत नहीं है तो उनको वहां से क्या दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है। बस धारा 4 में हमें इतना ही पढ़ना है। अब हम देखते हैं धारा 5 के बारे में। धारा 5 में लिखा है नगर पालिका की स्थापना और उसका निगमन कैसे होता है। धारा 5 देखो, धारा 3 में हमने पढ़ा नगर पालिका का परिसीमन, और अब हमें पढ़ना है नगर पालिका की स्थापना, यानी कि किन क्षेत्रों को नगर पालिका घोषित, उसमें तो क्या नगर पालिका को घोषित कैसे करेंगे, कौन करेगा, इसमें क्या किन किन क्षेत्रों को घोषित कर सकते हैं वो इसमें प्रावधान है। तो धारा 5 में क्या लिखा गया है, नगर पालिका की स्थापना, नगर पालिका की स्थापना एवं निगमन, यानी कि उसके लिए कुछ नियम है। नगर पालिका की स्थापना और उसका निगमन कैसे होगा ये देखो। अब कुछ ऐसा क्षेत्र देखो कुछ जो संक्रमणशील
क्षेत्र होता है। जैसे एक तो ये तो बड़ा शहर है, यानी कि ये क्या है, नगर परिषद है, नगर परिषद है या नगर निगम है, नगर निगम है। और ये गांव है, ये क्या है, गांव है। अब यहाँ का कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें नगर परिषद यानी कि शहरी भी होगा और ग्रामीण भी होगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये तो नगर निगम है, इसका विकास हुआ है, ये गांव है, ये अविकसित है। अब इसमें बीच में क्या बच गया, इनका जो संक्रमणशील क्षेत्र है ना, उसको क्या कर दिया जाएगा, नगर पालिका घोषित कर दिया जाएगा, नगर पालिका घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जो गांव और शहर दोनों के बीच का जो संक्रमणशील क्षेत्र है, जो विकसित और अविकसित के बीच का जो क्षेत्र जिसमें विकास की संभावनाएं हैं, जिसको पूरा जल्दी विकास किया जा सकता है, जिसमें उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा, नगर पालिका घोषित कर दिया जाएगा। यही बात लिखी है नगर पालिका की स्थापना एवं निगमन में, यही बात लिखी है इसके अंदर। फिर क्या होता है कि ये जो नगर पालिका है तो नगर परिषद, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि नगर निगम का गठन कैसे होता है और नगर परिषद का कैसे होता है। तो देखो, कुछ जो छोटे जो शहरी क्षेत्र है, जो कुछ लघुतर जो छोटे जो नगरीय क्षेत्र है, उनको नगर परिषद घोषित किया जा सकता है। तो इनके बारे में लिख लेते हैं। बस समझ में आने इतनी बात है कि नगर पालिका घोषित किसे करेंगे, तो नगर पालिका घोषित करते हैं इस संक्रमणशील क्षेत्र को, मतलब जो इनका कन्वर्जन जोन है, जो यहाँ पे एक तरफ हमारे क्या लिखा है, नगर परिषद है, और दूसरे पर एक तरफ नगर परिषद या नगर निगम यानी कि कोई बड़ा शहरी क्षेत्र है, और एक तरफ गांव है। तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें गांव और शहर दोनों के कुछ मिश्रण होंगे, उनको जल्दी विकसित करके एक शहर बनाया जा सकता है, जिसे हम क्या बना देंगे, नगर पालिका बना देंगे। ये बात समझनी जरूरी है। तो अब देखो, नगर पालिका किसे घोषित करेंगे, तो संक्रमणशील क्षेत्र को, संक्रमणशील क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जाएगा, घोषित किया जा सकता है। अब बात करें कि कुछ लघुत्तर नगरीय निकाय, लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों को, यानी कि जो छोटे नगरीय क्षेत्र है, उनको क्या बनाया जा सकता है, नगर परिषद, परिषद, यानी कि उनके विकास के लिए उन्हें क्या बना दिया गया, नगर परिषद घोषित किया जा सकता है, इनका नगर परिषद का गठन होगा। फिर बात करते हैं कि जो बृहत्तर यानी कि जो बड़े नगरीय क्षेत्र है, बड़े नगरीय क्षेत्र, तो बड़े नगरीय क्षेत्र को क्या बना दिया जाएगा, नगर निगम बना दिया जाएगा, नगर निगम बना दिया जाएगा। तो ये है बातें इनके बारे में। नगर पालिका की स्थापना निगमन में क्या लिखेंगे, संक्रमणशील क्षेत्र को तो नगर पालिका घोषित किया जा सकता है, नगर पालिका का गठन किया जा सकता है, यानी कि संक्रमणशील क्षेत्र में नगर पालिका का गठन किया जाएगा, लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों में नगर परिषद का, और बड़े नगरीय क्षेत्र में नगर निगम का गठन किया जा सकता है। तो ये है नगर पालिका की स्थापना और निगमन। अब इसमें और क्या डिटेल है वो देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं इसका निगमन कैसे होता है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, ये जो नगर पालिका है, नगर पालिका को निगमित निकाय या कॉर्पोरेट बॉडी कहते हैं। पूछ लिया जाएगा कि नगर निकाय किसे कहते हैं, निगमित निकाय किसे कहते हैं, या कॉर्पोरेट बॉडी किसे कहते हैं। तो नोट लगा लेना और साथ साथ लिखते चलना। निगमित निकाय, निगमित निकाय या कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी कहते हैं, बॉडी कहते हैं। नगर पालिका को निगमित निकाय कहते हैं। उसके बाद में देखो, कोई नगर पालिका क्षेत्र है और उसको क्या करेगा, जो राज्यपाल है उसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकता है, यानी कि नगर पालिका क्षेत्र को राज्यपाल महोदय औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकता है, औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकता है, घोषित कर सकता है।
पूछा जाएगा नगर पालिका क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है, तो कौन करेगा, राज्यपाल महोदय करेंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय करेंगे। फिर बात आती है कि इस नगर पालिका क्षेत्र को यदि विकास प्राधिकरण घोषित करना है तो क्या कहानी बनेगी। तो देखो नगर पालिका क्षेत्र को राज्य सरकार विकास प्राधिकरण घोषित कर सकते किन क्षेत्रों में, यदि कोई क्षेत्र ऐसा है जो ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है या पर्यटन का महत्व रखता हो, तो विकास प्राधिकरण घोषित कर सकती है। पूछा जाएगा नगर पालिका को विकास प्राधिकरण कौन घोषित कर सकता है, तो कौन घोषित कर सकता है, राज्य सरकार। क्यों करेगी, क्योंकि यदि कोई वो ऐसा क्षेत्र जो यानी कि कैसी विशेषता रखते हो, वो या तो ऐतिहासिक हो या सांस्कृतिक हो या क्या हो, पर्यटन का महत्व रखता हो। यानी कि ऐसा क्षेत्र जो या तो ऐतिहासिक हो, यानी कि वहां से ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हो, या वो सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे हो, या वो पर्यटन के लिए महत्व रखता हो, ऐसा क्षेत्र उनको राज्य सरकार विकास प्राधिकरण घोषित कर सकती है। और नगर पालिका क्षेत्र को राज्यपाल महोदय औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और नगर पालिका को निगमित निकाय कहते हैं। तो ये तो है बातें इसके बारे में। तो हमने देखा नगर पालिका का गठन एवं शासन, जिसमें धारा 3 से 50 तक है। आज हमने जो धाराएं देखी वो है धारा 3 से लेकर के 5 तक की। तो मैं आशा करता हूँ ये जो 3 धाराएं हमने जो पढ़ी हैं आपको याद हो गई होगी। तो इनको बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है याद नहीं होगी। और इतना भी आसान नहीं है कि जल्दी याद हो जाए, बार बार पढ़ना पड़ेगा, प्रयास तो बार बार करना ही पड़ेगा। थोड़े थोड़े प्रयास करोगे आप इस पूरे अधिनियम को पढ़ पाओगे। एक साथ यदि पढ़ना चाहोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपना सुझाव कमेंट में जरूर देना, और अपने साथियों को ये शेयर करते हुए चलना। जो इस यूआरओ भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये कंटेंट शेयर करते चलिए, ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके और हमारा भी मोटिवेशन बनता रहे, ताकि हम भी निरंतर क्लासें लेके आते रहें। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द्रोणा पीसीएस का यूट्यूब प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।